हाँ सर है फिर भी। अभी अभी ठीक है। हाँ आप ठीक तो आप लग रहा है सर ठीक। चलो ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। पहला जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं सिंपल रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन उसको बोलते हैं हम लोग, लिखते जाओ सिर्फ, ये कुछ है नहीं ज़्यादा। दोज रिएक्शंस which take place in single step, those reactions which take place in single step without formation of intermediate, without formation of any intermediate is called elementary reaction। ठीक है, वैसा रिएक्शन जो कि एक ही स्टेप में हो रहा होगा, जिसमें कि कोई बीच वाला इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है। ठीक है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर सिंपल रिएक्शन। ठीक है, लिखते जाना है इसको, बस थ्योरेटिकल टॉपिक ही है ये, लिख लियो इतना। चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, फॉर नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्युलैरिटी इज, यहाँ पे मॉलिक्युलैरिटी को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। मॉलिक्युलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स that participate in the formation of transition state in the activated complex। ठीक है, लिख लिया इसको। हेलो हेलो बोलो। आवाज नहीं आ रहा है सर। अब आ रहा है क्या? हाँ हेलो, यस हाँ सर आ सर। रहा है। ठीक है, आवाज आ रही है अब सबको आ रहा है, हाँ सर। स्क्रीन भी दिख रहा है। चलो ठीक है, लिखो इसको, इसको लिख लो पहले, फिर इसको डिस्कस करते हैं। लिख लियो? हाँ सर। चलो, तो एक चीज ध्यान रखना कि वैसा रिएक्शन जो कि
सिंगल स्टेप में होता है, जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर सिंपल रिएक्शन। ठीक है। और इस एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी कैसे डिफाइन होता है? तो मॉलिक्युलरिटी एक टर्म है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे लिख देते हैं मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये डेफिनेशन है। Molecularity is defined as the number of molecules that participate in the formation of transition state in the activated complex। तो जैसे मान लो हम लोग कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन का। तो H2 plus I2 ये बना रहा है 2 molecules of HI, ठीक है, ये है। और ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ये कितने स्टेप में हो रहा होगा बताओ तो? एक ही स्टेप में। एक ही स्टेप में हो रहा होगा। तो एक ही स्टेप में हो रहा है तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का यहाँ बॉन्ड है, और इनिशियली रिएक्टेंट में यही दोनों चीज होगा ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 में HH का बॉन्ड होगा और I2 में I के बीच का बॉन्ड होगा। तो जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बताए थे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, बीच वाला स्टेट। कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट या फिर उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे क्या होता है रिएक्टेंट का बॉन्ड पूरा पूरा ना तो ब्रेक हुआ है और ना ही प्रोडक्ट का बॉन्ड फॉर्म हुआ है, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कम्प्लीटली क्या होता है, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा होगा, H और H का बॉन्ड ये ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कर रहा है। H और H का बॉन्ड जो है ये धीरे धीरे वीक हो रहा है, और इसका बॉन्ड धीरे धीरे H का किसके साथ बन रहा है, I के साथ बन रहा है। उसी तरह I और I के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे वीक हो रहा है, और ये H और ये I के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। इसको ऐसे ड्रॉ कर दे रहा है। ये कौन सा स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पे देखो रिएक्टेंट का बॉन्ड पूरा पूरा कंप्लीटली ब्रेक भी नहीं हुआ है और प्रोडक्ट का बॉन्ड क्या हो रहा है, धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है ना। ये रिएक्टेंट था, ठीक है, ये ट्रांजिशन से डायरेक्टली, और इसके बाद क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट है हमारा, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। तब देखो इसमें बताया थी कि ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग कभी भी आइसोलेट कर सकते हैं क्या, सेपरेट कर सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट को? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट कभी भी आइसोलेट नहीं किया जाता है। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जांपल देख रहे हैं। तो इसके लिए मॉलिक्युलरिटी क्या डिफाइन है, देखो तो मॉलिक्युलरिटी का डेफिनेशन क्या है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बताओ तो? कितने मॉलिक्यूल्स? H2 और I2। 2 मॉलिक्यूल, हाँ, H2 का एक मॉलिक्यूल है और I2 का एक मॉलिक्यूल है, ये दोनों मिलकर तो ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है ना। हाँ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने इन्वॉल्व हैं बताओ तो? 2। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और आयोडीन का एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। तो इसके लिए मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया बताओ तो? इस रिएक्शन के लिए अगर तुमको मॉलिक्युलरिटी पूछा जाए, मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ रिएक्टेंट ही हो गया। हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। अगर लेकिन ये कब अप्लाई करना है, जब तुमको पता है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तब। समझ में आया ना? यस सर। क्योंकि वो रिएक्शन देख के तो हम नहीं बता सकते हैं ना कि सिंगल स्टेप में होगा या एक से ज्यादा स्टेप में होगा, वो तो एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन होता है। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है तभी ये अप्लाई करोगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। तो मॉलिक्युलरिटी देखो, मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ तो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट करता है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। बोलो। नेगेटिव नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नेगेटिव फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं, कभी नेगेटिव हो सकता है?
हमेशा नहीं। पॉजिटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेगा ना, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कभी जीरो हो सकता है क्या? जीरो का तब तो रिएक्शन अगर ही नहीं कोई होगा। भी रिएक्शन अगर हो रहा होगा तो ऑब्वियसली, हाँ तो कोई भी ये हम लोग कब बात करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का? जब कोई रिएक्टेंट होगा तभी तो बात करेंगे ना। तो मॉलिक्युलरिटी का हाँ। वैल्यू मॉलिक्युलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है जो कि ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व हो रहा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है, नहीं जीरो हो भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। और पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं, ये फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? नहीं। सुने हो कि आधा मॉलिक या तो एक करेगा या तो दो करेगा, आधा थोड़ी ना करेगा। 1.5 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं। करेगा? नो सर। नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान रखना। तो ऑर्डर में हम लोग क्या देखे, पॉजिटिव भी हो रहा था, नेगेटिव भी हो, फ्रैक्शनल नहीं, वैल्यूज भी आ रहा था जीरो भी ऑर्डर हो का, सकता देखे थे है। ना वो जो ऑर्डर जहाँ बताए थे। हाँ सर। जीरो भी हो रहा था, नेगेटिव भी नेगेटिव, हो रहा था, पॉजिटिव। फ्रैक्शन भी हो रहा था और पॉजिटिव भी था। फ्रैक्शन में भी ऑर्डर आ रहा था। लेकिन मॉलिक्युलरिटी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। नोट करते जाओ इसको। अगर मान लो किसी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 1 हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी 1 का मतलब क्या हुआ, यूनिमॉलिक्युलर। यून अगर मॉलिक्युलरिटी 2 हो गया तो इसको बोलते हैं बाईमॉलिक्युलर। ठीक है, और अगर मॉलिक्युलरिटी 3 हो गया तो ट्राई मॉलिक्यूलरिटी। ट्राईमॉलिक्युलर। तो इसमें ध्यान रखना, नोट करते हैं, सारे मॉलिक्युलरिटी से रिलेटेड है। जनरली मॉलिक्युलरिटी इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये ध्यान रखना कि मॉलिक्युलरिटी जनरली 3 या 3 से कम ही होगा, 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है ना, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होता है। इसलिए मैक्सिमम केसेस में रिएक्शन में अगर मॉलिक्युलरिटी देखोगे तो आइदर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। 3 से ज्यादा थ्री मॉलिक्युलरिटी होगा। वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं नहीं होगा। होता है। ठीक है, तो इसके लिए रीजन लिख लेना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये रीजन है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ more than 3 molecules is very rare। ठीक है, बहुत ही रेयरली ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका ये रीजन है। इसलिए ये ध्यान रखना, मॉलिक्युलरिटी जो है जनरली क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू 3 रहेगा मैक्सिमम केसेस में। नोट करते जाओ सारे पॉइंट्स। और इसमें एक और पॉइंट नोट करना, सिंस एंड ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हेलो, यस यस हाँ सर। सर सर। दिख रहा है। चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो पहले फिर बोल बताते हैं।
देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंस एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज ओनली वन स्टेप। तो एलिमेंट्री रिएक्शन हमको पता है कि सिर्फ एक ही स्टेप में होता है, इसलिए एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लेकिन इसके लिए तुमको वो पता होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि वो रिएक्शन कैसा है, एलिमेंट्री है या फिर सिंपल है, जो सिंगल स्टेप में हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, हमेशा ये ट्रू होगा। लेकिन किसके लिए ट्रू होगा ये किसके लिए ऑर्डर और एलिमेंट्री मॉलिक्यूलरिटी हमेशा सेम होगा, एलिमेंट्री बताओ तो। रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, हाँ, तो वो रिएक्शन तुमको कंफर्म होना चाहिए कि वो सिर्फ एक ही स्टेप में हो रहा है। अगर वैसा गिवन है तो उस केस में जो उसका मॉलिक्यूलरिटी होगा वही उसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर। ऑर्डर पूरे रिएक्शन का, समझ में आया, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर। हम लोग इंडिविजुअल अगर एक एक रिएक्टर रहेगा तो उसके रेस्पेक्ट में नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, ये चीज हाँ। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन अगर तुमको मेंशन होना चाहिए, जैसे मान लो A प्लस बी, ये हमको दिया हुआ है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, बताओ तो। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। 1 A का मॉलिक्यूल 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, और B का भी कोफिशिएंट 1 है। तो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गया। तो मॉलिक्यूलरिटी अगर 2 आ गया तो ऑर्डर भी क्या आ जाएगा इसका, 2। लेकिन इसके लिए ये कब करेंगे हमको, जब ये कंफर्म हो कि ये A प्लस बी वाला रिएक्शन जो है ये C प्लस D मान लेते हैं, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब सिंगल स्टेप में हो रहा है, तभी हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम होता है उस केस में। किसके लिए सेम होगा बताओ, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ये सारे पॉइंट्स जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो सारे किसके लिए थे, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही थे अभी। ठीक है, तो पहला टाइप का रिएक्शन हम लोग मैकेनिज्म के बेसिस पे पढ़ रहे थे। पहला रिएक्शन हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन या रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में होता है। दूसरा लिख लिया हो ना, इसको सारा नोट कर लिया ऊपर, हो गया, बोलो तो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? हेलो, नोट हो गया सर। हाँ, नोट कर लिए ना, आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो टाइप ऑफ रिएक्शन है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो कि एक से ज्यादा स्टेप में होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखो, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रिएक्शंस which take place in more than one step। तो more reactions which take place in more than one step are called complex reaction। एक से ज्यादा कहीं भी स्टेप आएगा तो वो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में हम लोग देख रहे थे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, और इंटरमीडिएट जो है दो ट्रांजिशन स्टेट होगा। देयर मस्ट बी, यहाँ पे ये पॉइंट लिख लो, देयर मस्ट बी एन इंटरमीडिएट followed by two transition state। ट्रांजिशन स्टेट्स, तो मिनिमम ये क्राइटेरिया है कि अगर वो एक से ज्यादा, मान लो मिनिमम एक से ज्यादा, सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी कौन सा है, दो ही है ना। तो अगर कोई भी रिएक्शन दो स्टेप में भी हो रहा होगा तो दो रिएक्शन में भी हो, दो स्टेप में भी हो रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल देंगे। एक से कॉम्प्लेक्स। ज्यादा जहां भी स्टेप एक्सीड करेगा उसको
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। Complex. मिनिमम क्या है कि एक अगर 2 स्टेप में हो रहा होगा तो उसमें बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, और जहां भी एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट हमेशा इंटरमीडिएट से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट होगा और इंटरमीडिएट के बाद एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। तो मिनिमम क्या है कि मिनिमम कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट और 2 ट्रांजिशन स्टेट जरूर होना चाहिए उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। तो जैसे अगर हम लोग ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, वही जो हम लोग आरएनएस वाले में ड्रॉ किए थे, ठीक है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमको। तो जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट बना, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। तो ये वाला ग्राफ जो शो कर रहा है ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ है ये शो कर रहा है ये प्रोडक्ट है, ये वाला पॉइंट प्रोडक्ट शो कर रहा है। और यहाँ जो बीच में एक बना है, हम ये किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मिनिमम एक क्या रहना चाहिए, इंटरमीडिएट बनना ही चाहिए, एक इंटरमीडिएट है ये, ठीक है, इंटरमीडिएट। और ये वाला जो है ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, मतलब इंटरमीडिएट बनने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और इंटरमीडिएट बनने के बाद दूसरा ट्रांजिशन। इंटरमीडिएट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा तो उस समय ट्रांजिशन स्टेट 2 आएगा, और रिएक्टेंट जब इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा होगा उस समय ट्रांजिशन स्टेट 1 आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें एक इंटरमीडिएट और 2 ट्रांजिशन स्टेट मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये ग्राफ ड्रॉ करो पहले, Yes, sir. ठीक है। जैसे मान लो ये रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है कि a प्लस बी जो है ये बना रहा है, या जैसे सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ये हमारा मेन रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, ठीक है। अब ये हमको गिवन है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2 स्टेप में हो रहा है। तो 2 स्टेप में अगर होगा ये, ठीक है, तो पहले क्या बन रहा होगा, मान लो ए से बन रहा है यहाँ पे x, ये फर्स्ट स्टेप है, और दूसरे स्टेप में x जो है ये कन्वर्ट हो रहा होगा b में। तब यहाँ पे x जो है ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, ये इंटरमीडिएट है ना जो बीच में बन रहा है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट तो हमारा b है, समझ में आ रहा है, और रिएक्टेंट हमारा a है। तो a से b में जाने में डायरेक्टली हो जा रहा है क्या, हेलो, ए से बी में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है क्या, वो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, पहले x नहीं बन हो रहा रहा है। तो पहले x बन रहा है, तो x यहाँ पे किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, एक इंटरमीडिएट की तरफ बिहेव कर रहा है। तो वैसे यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट है यहाँ पे ये x को डिनोट कर रहा है। और जैसे a से अगर x जा रहा होगा, ठीक है, a से x अगर जा रहा होगा तो वहां पे एक इंटरमीडिएट बनेगा, ये सॉरी इंटरमीडिएट बनने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और फिर जब x से b जा रहा होगा तो x से b जाने पे भी तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ना। तो इसलिए मिनिमम ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर होगा तो एक इंटरमीडिएट होगा, और इंटरमीडिएट के दोनों इंटरमीडिएट जो है फॉलोड बाय ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड ट्रांजिशन स्टेट 2। तो एक इंटरमीडिएट और 2 ट्रांजिशन स्टेट होना उसमें कंपलसरी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल जैसे हम लोग इसके लिए लिए। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगा या प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक है, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक होगा तो एक्सोथर्मिक में क्या करेंगे, किसका एनर्जी ज्यादा होता है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, बताओ तो। रिएक्टेंट का।
हाँ रिएक्टेंट का, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है, तो एनर्जी रिलीज होने से जो प्रोडक्ट बन रहा होगा उसका एनर्जी कम हो जाएगा। तो कम हो जाता रिएक्टेंट का है, एनर्जी ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो जाएगा। कम होगा। और वही एंडोथर्मिक होगा तो तो फिर रिएक्टेंट का एनर्जी कम होगा और कम प्रोडक्ट का प्रोडक्ट एनर्जी का ज्यादा। ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वेरी कर जाएगा। सर हाँ बोलो। सर इसमें जो ए से एक्स बना है इसको हम लोग एलिमेंट्री बोल सकते हैं? ए से एक्स ईच स्टेप एलिमेंट्री हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हम लोग पूरे रिएक्शन की तो बात करेंगे ना। मेन रिएक्शन हमारा ए से बी है, तो यहाँ स्टेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टेप ये मेनली एक्चुअली हम लोग ये मेन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि ए से एक्स ये इंडिविजुअल हो गया ना, उसके लिए इंटरमीडिएट के लिए हुआ ये एलिमेंट्री। प्रोडक्ट के लिए एलिमेंट्री थोड़ी ना बोलेंगे उसको। हम लोग बात किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे? प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। नहीं सर, उसको एक्स इंडिविजुअली हमारा देखेंगे प्रोडक्ट, तब बोल। हाँ इंडिविजुअली वो, लेकिन एलिमेंट्री किसके रेस्पेक्ट में हुआ? वो ए से एक्स वाले रिएक्शन के लिए हुआ ना, ए से हाँ बी सर। के लिए थोड़ी ना हुआ वो। ठीक है, तो इंडिविजुअल वो देख सकते हैं, लेकिन वहां पे हमारा देखने का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, वो वहां पे डिफर हो जा रहा है। ठीक है, तो इंडिविजुअली तो बात कर ही सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात करें तो फिर ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब इससे भी रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करो। ये हो गया है ना, ग्राफ बना लिए? यस सर। चलो, तो यहाँ पे ये देखो, वही चीज है कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नोट करते जाना है सारे पॉइंट। ईच स्टेप हैज इट्स ऑन मॉलिक्युलरिटी, ईच स्टेप हैज इट्स ओन मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, यहाँ देख भी रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक से ज्यादा स्टेप होगा, तो हर एक स्टेप का अलग अलग इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटी होगा। ठीक है, बट the molecularity of net complex reaction cannot be defined। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि हर एक स्टेप का तो हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे रिएक्शन का हमको मॉलिक्युलरिटी पूछा जाए तो वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। किस केस में, किसके लिए है ये वैलिड? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होगा। एक से ज्यादा स्टेप में अगर हो रहा होगा तो हर एक स्टेप का मॉलिक्युलरिटी अलग अलग होगा, तो ईच स्टेप का इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटी होगा। लेकिन ओवरऑल अगर तुमको पूरे रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी अगर पूछा जाए तो वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि सबको ऐड करके हम लोग कर देंगे, वो वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हर एक सर स्टेप का इंडिविजुअली बता सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी नहीं बताया जा सकता है। तो हर एक स्टेप मतलब क्या, ए से एक्स जा रहा है, पहला स्टेप हो गया, हाँ तो उसका मॉलिक्युलरिटी 1 हो गया। हाँ, तो वहां पे एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो उसका 1 हो गया। तो सिंपली जोड़ने से नहीं होगा। नहीं, सिंपली जोड़ने से वैसे डिफाइन नहीं होता है। ओके। ठीक है, तो नेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी जो है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटी, हर एक स्टेप का इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटी होगा, लेकिन ओवरऑल अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ पे ए से बी का मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग ऑर्डर तो कैलकुलेट किए थे ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। यस सर। बताओ, ऑर्डर कैलकुलेट कर पा रहे थे या नहीं? बोलो। हाँ सर। जो वहां पे रेट लॉ मैकेनिज्म जो बताए थे तुम लोगों को, प्रोग्रेस ऑफ मैकेनिज्म वाला जो पार्ट था, तो वहां पे तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही था ना। देखो क्वेश्चन। हेलो, यस सर। तो जो मैकेनिज्म वाला पार्ट जो बताए थे वो तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला ही तो इन्वॉल्वमेंट था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही तो वहां पे इन्वॉल्व थे ना। हाँ सर। लेकिन हाँ, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व था, तो वहां पे ऑर्डर फिर भी हम लोग डिफाइन कर पा रहे थे, क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन से डिराइव होता है। और ये बताए थे किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा कौन से स्टेप से डिटरमाइन होता है? स्लोएस्ट स्टेप से होगा,
क्योंकि अगर दो चार स्टेप्स में अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो सारे रिएक्शन का रेट तो अलग अलग होगा। और रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग लिखते कौन से स्टेप से हैं, उन चारों में से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। और जो ऑर्डर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डर हमेशा कौन से एक्सप्रेशन से डिराइव होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही तो डिराइव होता है ना। हाँ सर। हाँ, तो अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो ऑर्डर तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव कर लेंगे तो ऑर्डर वहां से बता देंगे। लेकिन मॉलिक्युलरिटी हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी जो है हर एक स्टेप का अलग अलग मॉलिक्युलरिटी होगा। तो ओवरऑल पूरे रिएक्शन का अगर मॉलिक्युलरिटी पूछा जाए तो वो डिफाइन नहीं किया जा सकता है। डिफरेंस समझ में आया? हेलो, हाँ सर, आ गया। आ गया ना? ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर तो डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि ऑर्डर कैलकुलेट होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन से, और रेट लॉ एक्सप्रेशन कौन से स्टेप से आएगा, जो सबसे स्लो स्टेप होगा। तो ऑर्डर वहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम लोग निकाले भी है जो क्वेश्चंस कराए थे वहाँ पे तुम वाले पार्ट में। लेकिन मॉलिक्युलरिटी वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं किया जा सकता है। नेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पूरे रिएक्शन का डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सेकंड पॉइंट वही लिखा रहे हैं हम कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन is always calculated from the rate law expression। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव किए ही थे, जो मैकेनिज्म वाला पार्ट बताए थे वहां पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ही तो हम लोग रेट लॉ डिराइव कर रहे थे ना। बोलो। हाँ सर। हाँ, तो वहां से तो ओवरऑल ऑर्डर तो हमको रिएक्शन का पता चल ही जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि ऑर्डर जो है हमेशा रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग नेट ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस है। और एक दो अगर तुमसे पूछा जाए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच का डिफरेंस, तो ये लिख सकते हो कि मॉलिक्युलरिटी लिख लो, ये एक बस पॉइंट है। मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन कर सकते हैं? बोलो हाँ या नहीं? नो सर। नहीं सर। नहीं। तो मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, बट ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए डिफाइन किया जा सकता है। बट ऑर्डर कैन बी डिफाइंड फॉर एन एलिमेंट्री as well as कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये बात क्लियर है ना? ये ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच का डिफरेंस है कि मॉलिक्युलरिटी को हम लोग सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, बट ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए डिफाइन किया जा सकता है। और एक दो पॉइंट पहले ही बता चुके हैं कि ऑर्डर जो होगा वो फ्रैक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव सारा हो सकता है, बट मॉलिक्युलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है वो। ठीक है। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? सेम होता सेम। है। सेम होता है। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम। ठीक है, तो कुछ कुछ डिफरेंस पूछा जाता है, तुम लोग का स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी। ये लिख देना 2-3 पॉइंट, बोथ आर सेम। ठीक है, तो यही है कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में।
हेलो, यस सर। यस सर। हो गया क्या? हाँ हाँ सर। हेलो, यस सर। हो लिख गया। लियो सारा, हाँ पूरा हो गया? चलो, तो यही लास्ट पार्ट था, यहाँ पे ये चैप्टर भी एंड हो गया। एंड। ठीक है, हम्म। तो सारा नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस जो भेजे वो डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। ठीक है, देख लो एक बार, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को? कोई है डाउट? नहीं सर। नहीं। नहीं। चलो फिर तो खोलो, जो क्वेश्चंस भेजो वो खोलो, डिस्कस कर लेते हैं। ओपन करो। चलो, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है? ये कोई भेजा है रेडियो डीके वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो। अमृत भेजा, अमृत, अमृत, यस सर। सुनाई दे रहा है तुमको? हाँ सर। ये जो क्वेश्चन भेजे हो तुम, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो आइसोटोप इज 4 आवर्स। ठीक है, तो ये चीज इसमें एक ध्यान रखना कि रेडियो एक्टिव जो भी डीके होता है ना, रेडियो एक्टिव डीके पढ़े हो? नहीं सर। मतलब कोई पढ़े होगे ना थोड़ा बहुत इसके बारे में, कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है तो धीरे धीरे उससे रेडिएशन निकलते रहता है हाँ हमेशा। हाँ सर। तो हाँ सर। रेडिएशन अगर निकलते रह रहा है तो उसका मास क्या होते जाएगा, धीरे धीरे कम ही घट होते जाएगा जाएगा। ना। हाँ। तो रेडियो एक्टिव डीके अगर कहीं भी दिया होगा ना, तो ये ध्यान रखना कि हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। अच्छा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डीके ये याद रखना है, हमेशा कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा? फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर। अब सॉल्व हो जाएगा, हाँ सर। क्योंकि इनिशियल मास तुमको दिया हुआ है 200 ग्राम, तुमसे पूछा है कि 24 घंटे बाद कितना बचेगा, और उसका हाफ लाइफ भी दिया हुआ है 4 आवर्स। तो ये तो सिंपल है ना क्वेश्चन। जैसे मान लो हाफ लाइफ, अगर टी हाफ दिया हुआ है तुमको 4 आवर्स दिया है, ठीक है, और तुमसे 24 आवर्स में पूछा गया है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकाल सकते हैं क्या? 24 आवर्स में कितना हो जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स? बोलो तो। 6। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हमको निकालना है 24 आवर्स में कितना होगा, तो 24/4 करेंगे तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 6 हो गया। अब ये एक तुम लोग को डेरिवेशन करवाए थे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए n हाफ लाइफ्स के बाद अगर इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट है, तो कंसंट्रेशन Ct आफ्टर n हाफ लाइफ्स कितना बचता है? C नॉट पे पावर 2n बचता है। बोलो, ये तुम लोग को यस। करवाए थे ये वाला क्वेश्चन, हाँ। कि अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स अगर n है, तो कंसंट्रेशन आफ्टर n टाइम हाफ लाइफ्स क्या हो जाएगा? 1/C नॉट पे पावर 2n 2n। हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कंसंट्रेशन है तो यहाँ मास से भी रिलेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि मास के टर्म में दिया हुआ है। तो कंसंट्रेशन आफ्टर, यहाँ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हम लोग निकाल लिए, क्योंकि टी हाफ इसका 4 आवर्स दिया हुआ था। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितना हो जाएगा? 24 आवर्स में पूछा गया है ना, तो 24 आवर्स बाय 4 क्या हो जाएगा? 6 हो गया। तो इनिशियली मास कितना था बताओ तो? मास कितना 200 लिया ग्राम। गया इनिशियली? 200। 200। तो 200 पे पावर क्या आ जाएगा? 2 पे पावर कितना हो जाएगा बोलो? 2 पे 2 इंटू 6, तो ये सॉल्व कर लो। 200 पे पावर 12, सॉरी 200 पे पावर 12। तो 200 को ग्राम में ही रखेंगे क्या? क्या बोल रहे हो? सर बोल रहे 200 को ग्राम में रखेंगे या फिर केजी में रखेंगे? या ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, सिंपल सा अगर तुमको ये करना है
ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे सिंपली ऐसे रिलेट कर लो, अगर ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे कर लो। हमको नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स पता चल गया है ना कितना है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितना पता चला है बताओ तो, 6 बोलो। 6 पता चला है। तो देखो इसमें कैसे बताए थे कि अगर इनिशियली 200 ग्राम लिया गया, इनिशियल मास इसका इतना लिया गया है, तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा बताओ, आधा हो जाता है हाँ 100 ग्राम। फिर यस 2 सर, हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा 50 ग्राम्स, 50 ग्राम। 3 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा 25 ग्राम्स, 25 25 ग्राम। 4 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा 12.5 ग्राम्स, 12.5 5, ग्राम। 5 हाफ लाइफ के बाद 6.25, 6.25। 6 हाफ लाइफ के बाद 3.12, तो 6 हाफ लाइफ के बाद 12, 3.125। बस यही हो गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, कर सकते हैं ना, हाँ आसान सर। है उसका, क्योंकि हर एक हाफ लाइफ के बाद उसका आधा होते जाता है, जितना बचा हुआ है उसका आधा होते जाएगा। तो 6 हाफ लाइफ था, तो 6 हाफ लाइफ के बाद अगर 200 से स्टार्ट किए थे हम लोग, तो कहाँ तक पहुंच गए हम लोग 3.125, ये इतना बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट? तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो गया। 1 हाँ, और कौन कौन पूछा है, अमृत पूछा, ये क्वेश्चन नंबर 8। कोई भी रिएक्शन है ए, ये कन्वर्ट हो रहा है XP। बोला जा रहा है कि जब A का कंसंट्रेशन है 2.2 मिलीमोल, तो उस समय रेट जो है, यहाँ पे रेट लिख रहा है, ये है 2.4 मिलीमोलर पर सेकेंड। ठीक है, ऑन रेड्यूसिंग A का कंसंट्रेशन हाफ कर दिया गया, तो 2.2 का हाफ कितना हो जाएगा बताओ तो, 1.1 1.1। तो ये अगर कर दिया गया तो उस समय रेट कितना चेंज हो गया देखो तो, 0.6 हो गया, 0.6 0.6 मिलीमोल पर सेकेंड। हाँ, तो अब बताना है, बताओ। इसमें कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, रेट कितना टाइम्स हो गया बताओ तो, रेट हो गया आपका 1/4, 1/4, हाफ होने पे 1/4। हाँ सर हो जाएगा। नहीं कर लोगे? हाँ हो रेट का जाएगा सर। एक्सप्रेशन देखो ऐसे पुट कर हाँ लेना, हाँ R इज इक्वल टू, हमको नहीं पता है A के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन कुछ X मान लो। ठीक है, तो जी। पहले केस में R1 यहाँ पुट कर देना और कंसंट्रेशन पुट कर देना, ये वैल्यू, और दोनों का रेशियो ले लेना। फिर उसके बाद R2 और K पे पावर, ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे A1 इसको मान लेते हैं और ये A2 इसको मान लेते हैं, यहाँ पे A2 पे पावर X। तो बस इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, K तो कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना। हाँ तो इससे X का वैल्यू निकाल लेना है, बस सॉल्व कर लेना है इसको, हो जाएगा ना। हाँ सर हो जाएगा। चलो, अब उसके बाद है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन पूछे हो, फॉर द रिएक्शन। अरे यार, ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, ये तो डिस्कस किए हैं, अमृत पूछा है। A+B जब बना रहा है प्रोडक्ट, तो पूछा गया इसमें कि ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है। सिर्फ A का अगर डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो रहा है, तो मतलब A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 होगा ना। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो, A और B दो रिएक्टेंट है, हाँ सर। तो B को कांस्टेंट रखा गया और A को अगर डबल किया जा रहा है, A का हाँ कंसंट्रेशन अगर डबल किया जा रहा है, तो रेट कितना टाइम्स हो जा रहा है, वो भी डबल हो रहा है। डबल हो रहा है। तो अगर हाँ A को डबल कर रहे हैं, रेट भी डबल हो रहा है, मतलब A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, 1 ही होगा। 1 हो। चलो अब दूसरा पॉइंट पढ़ो, सेकंड पार्ट, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B देयर इज अ चेंज बाय फैक्टर ऑफ 8 इन द रिएक्शन। चलो अब ऐसे है, R इज इक्वल टू K पे हमको 1 A के रेस्पेक्ट में 1 पता चल चुका है, ठीक है। हम्म, B के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं कुछ X है,
तब बोला जा रहा है कि ए और बी दोनों को डबल कर दिया गया। बी में वही है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए और बी दोनों का डबल कर दिए, तो रेट कितने टाइम्स चेंज हो गया बताओ? 8 टाइम। 8 टाइम्स। तो मान लेते हैं 8 आर रेट हो गया, और ये ए हो गया 2a इस पे पावर 1, और ये 2b इस पे पावर x। तो अब b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ तो? कोई आइडिया लगा सकते हो? 2 हो जाएगा सर, हाँ 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, हाँ यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 2 पे पावर 1 है तो यहाँ तो 2 ही रहेगा। यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से 2 टाइम्स होगा, और यहाँ पे अगर x का वैल्यू 2 रख दें तो 2 इंटू 2 ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ओवरऑल 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। 8। तो ये 8 टाइम्स हो गया रेट। तो मतलब b के रेस्पेक्ट में पावर कितना होना चाहिए, ऑर्डर कितना होना चाहिए, जो ओवरऑल रेट 8 टाइम्स हो जाएगा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो गया। तो इसके लिए r क्या आ गया? r इज इक्वल टू k इंटू a पे पावर तो 1 होगा और b पे पावर 2। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर कौन सा हो गया आंसर? 3। 3। चलो चलो उसके बाद देखो ये क्वेश्चन कौन पूछा है? सुधांशु, हेलो। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ए K1 और B में जा रहा है। इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी है EA1, ठीक है। और दूसरा है A से C में जा रहा है, इसके लिए K2 है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी है E2। अब यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है EA1 इक्वल टू 2 टाइम्स, सॉरी EA2 है, EA2 इक्वल टू 2 टाइम्स EA1। तो K1 और K2 के बीच में रिलेशन निकालना है। तो ये बताए थे, आर्हेनियस इक्वेशन था ना, K इक्वल टू A इंटू E पे पावर माइनस EA बाय RT होगा, यही है ना। अब यहाँ सारे ऑप्शंस में देखो टेम्परेचर भी सेम ही लिया गया है, तो K1 और K2 के बीच में रिलेशन अगर पुट करना है हमको, तो पहले केस में हम लोग मान लेते हैं K1 है, A तो चेंज नहीं होगा कभी भी, A तो कांस्टेंट रहता है, और उस केस में EA1 एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ RT, ठीक है। और दूसरा, जब एक्टिवेशन एनर्जी 2 हो गया तो ये क्या आ जाएगा? K इज इक्वल टू A इंटू E पे पावर माइनस EA2 बाय RT। तब नहीं रिलेशन निकाल सकते हो इसमें? कैसे कर लेंगे बताओ? डिवाइड दे देंगे। हाँ, EA2 की जगह क्या पुट कर दोगे? 2 टाइम्स EA1 पुट कर दो। ये K2 वाले में यहाँ पे K2 इज इक्वल टू A इंटू E पे पावर, EA2 का रिलेशन तो यहाँ पे दिया हुआ है ना हमको, EA2 की जगह क्या पुट कर दिया? 2 टाइम्स EA1। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, EA2 बाय RT ये पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। अब 1 डिवाइडेड बाय 3 कर लो, 1 और 3 का रेशियो ले लो, ये क्या आ जाएगा? K1 बाय K2 इज इक्वल टू A इंटू E पे पावर माइनस EA बाय RT, और नीचे क्या आ जाएगा? A इंटू E पे पावर माइनस 2AE1 बाय RT, ठीक है। अब यहाँ देखो A कैंसिल आउट हो गया, K1 बाय K2, ये क्या बच गया? E पे पावर माइनस, अब देखना है यहाँ पे, ये A कैंसिल आउट हो गया, E पे पावर माइनस EA1 बाय RT, और ये ऊपर अगर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ई पे पावर प्लस 2 EA1 बाई RT। ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है ना पावर, जैसे 2 पे पावर m है और 2 पे पावर n है, तो इसको 2 पे पावर m माइनस n लिख सकते हैं।
हाँ सर। तो वही सेम चीज यहाँ भी करो, ई पे पावर वो था और इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो प्लस। जाएगा। तो 2 टाइम्स E A1/R T। तो सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, K1/K2 इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस, ये 2 टाइम्स है तो ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा ना, प्लस EA1/RT। EA1/RT। तब K1 इज इक्वल टू K2 इंटू ई पे पावर माइनस EA1/RT। देख लो कौन सा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बोलो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? दिखा क्वेश्चन तो देख लेना, जो यही हो जाएगा ना, कोई डाउट है हाँ इसमें? सर, देख रहे हैं एक सेकंड। कंपेयर कर लो कौन सा ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन सर। तो हो गया। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। चलो अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कौन पूछा है, चंदन। यस सर। 2N2O5, ये जा रहा है 4NO2 और प्लस O2, और बोला जा रहा है ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फॉलो कर रहा है। यस सर। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K इंटू K into N2O5 N2O5 पावर 1। पावर 1। हाँ, तो हेंस पूछा गया है, 4 ऑप्शन है इसमें। दिस रिएक्शन इज बाइमोलिकुलर। बाइमोलिकुलर बोल सकते हैं क्या इसको? ये नहीं। देखो, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो फिर ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी क्या होना चाहिए था, तो सेम होता। सेम होना। तो यहाँ पे हमको पता है क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या नहीं है, उसके बारे में कुछ दिया है क्या? ना। नहीं दिया है। तो फिर उससे तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना हम लोग कि बाइमोलिकुलर है या यूनिमोलिकुलर है, क्योंकि मॉलिकुलरिटी हमेशा किससे डिसाइड होता है, वो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिसाइड होगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कब डिसाइड कर पाएंगे, जब हमको पता होगा कि वो रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री है या फिर एलिमेंट्री है या फिर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है। तो उसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे को, ओके। है क्या? नो सर। तो इसमें तो पहला ऑप्शन भी नहीं हम लोग बोल सकते हैं, सेकंड ऑप्शन भी नहीं बोल सकते हैं। तीसरा बोला गया है कि टी हाफ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर 0 है। ए पे पावर 0 मतलब ए इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, तो उस पे पावर 0 मतलब उस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है टी हाफ। तो ये तो करेक्ट है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में तो बताए थे कि टी हाफ का वैल्यू क्या होता है, वो इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ln2/k होता है। तो ये इनिशियल यस सर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, तो यही हो जाएगा। यस सर। ठीक है, हाँ। चलो। और उसके बाद ये वाला कौन सा, ये कौन पूछा है, सुधांशु? क्वेश्चन नंबर 88 ये तो बताए थे ना कल। सर नहीं हो रहा है वो वाला। हाँ, इसमें तो क्या दिक्कत है, इसमें तो एक 2 स्टेप दिया हुआ है, एक स्लो है एक फास्ट है। तो डायरेक्ट R इज इक्वल टू K इंटू ए पे पावर बी हो जाएगा ना, ए पे पावर 1 और बी पे पावर 1। जो स्लो स्टेप है उसी से तो डिटरमाइन होगा ना रेट लॉ एक्सप्रेशन। आंसर सी दिया हुआ था। आंसर क्या दिया हुआ है? ये R इज इक्वल टू K इंटू ए पे पावर स्क्वायर। हाँ सर। ये कभी पॉसिबल है क्या? क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में तो ए और जो रिएक्टेंट है उन सभी का कंसेंट्रेशन आना चाहिए ना। मेन रिएक्शन कौन सा है हमारा, ऊपर वाला है,
ये वाला रिएक्शन है ना, 2A प्लस बी और ये D प्लस E, यही तो मेन रिएक्शन है हमारा। है ना? यस सर। तब इसमें अगर इसके लिए रेट लॉ अगर लिखेंगे हम लोग, तो रेट लॉ क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का तो दोनों का आना चाहिए ना, A पे पावर x और B पे पावर y। तो इसमें B को थोड़ी ना हटा सकते हैं हम लोग, B के रेस्पेक्ट में मतलब बोला ही, B के रेस्पेक्ट में 0 कर दिया है। चलो आंसर सी तो नहीं होगा किसी भी रेस्पेक्ट में, दे चेक कर लेते हैं एक बार ये, क्योंकि स्लो स्टेप यही है, तो स्लो स्टेप से तो यही आ रहा है, और सेकंड फास्ट स्टेप के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है उस, क्योंकि ए और बी के टर्म में आना चाहिए, तो ए और बी के टर्म में तो आ ही जा रहा है इस स्टेप से। ठीक है, इसका चेक कर लेंगे। ये बुकलेट का क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, बुकलेट का बुकलेट नहीं। में है ये? नहीं सर। चलो ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं आंसर। और क्वेश्चन कौन सा पूछा? ये 75 देखो, क्वेश्चन नंबर 75। ए से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है, और इसका एक्टिवेशन एनर्जी 1 है 180 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी 2 है 80 किलो जूल पर मोल, और एक्टिवेशन एनर्जी 3 है 50 किलो जूल पर मोल, और ओवरऑल रेट कांस्टेंट जो दिया हुआ है K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 बाय K3, और इस पे पावर क्या है? 2/3 है, यही है ना। एक्टिवेशन एनर्जी भी तुमको ओवरऑल निकालना है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये K जो है एक्टिवेशन एनर्जी से कैसे रिलेटेड होता है? रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A इंटू E पे पावर माइनस EA बाय RT से रिलेट होता है ना? यस सर। बोलो। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी जो है EA है, तो K के जगह पे क्या पुट कर दिए? A इंटू E पे पावर माइनस EA बाय RT, ठीक है। सर वो और वाला इधर जो लिखे K1 हैं की वो, जगह, सर वो कहाँ से लिखे हैं जो लिखे हैं ना K इक्वल्स टू K1 इंटू K2 बाई K3? तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। K1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे? यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी A1 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा A इंटू E पे पावर माइनस EA1 बाय RT इंटू K2 की जगह पुट कर दिए हम लोग A इंटू E पे पावर माइनस EA2 बाय RT, और नीचे हम लोग पुट कर दिए K3 की जगह A इंटू E पे पावर माइनस EA3 बाय RT, और इस पे ओवरऑल पावर कितना है? 2/3 है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या बचेगा बताओ तो? ए तो कांस्टेंट ही है ना, तो ए को हटा लो यहाँ से, ये बच जाएगा यहाँ पे ए, काट दो, एक ए तो कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया इधर ई पे पावर ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। और इधर क्या बच गया बताओ? इधर सबको ये सर इधर वाला भी ये कट जाएगा। ऊपर सर ऐड हो जाएगा पहले वाला। हाँ, ऊपर वाला सारे को, ये माइनस E1 बाय आर टी माइनस EA2 बाई माइनस RT EA2 बाय आर टी, प्लस और इसको EA ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस प्लस ये EA3 बाई RT। ये 3/RT, और इस पे पावर 2/3 है, तो 2/3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2/3 आगे आ जाएगा। हाँ जैसे A पे पावर M रहता है और N टू N है, तो इसको A पे पावर MN लिख देते हैं ना। यस सर। तो E पे पावर ये था और उस पर पावर 2/3 है, तो वो मल्टीप्लाई होकर 2/3 इसके आगे आ गया। हाँ तो अब रिलेट कर लो यहाँ पे। फिर आगे ये भी आएगा। हाँ, तो A इधर से हटा लो ना, A कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, एक्टिवेशन एनर्जी और इसको रिलेट करना है ना हमको। तो A तो कांस्टेंट है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो गया ना वो, तो A से कोई मतलब नहीं है मेरे को, A तो कांस्टेंट है, वो तो यहाँ से इक्वेट कर लेते हैं हम लोग। E पे पावर इतना है और यहाँ भी E पे पावर इतना है, तो दोनों तो इक्वली होगा।
तो बस इक्वेट कर लो यहाँ पे, माइनस ई ए बाय आर टी, और ये हम लोग क्या कर लेते हैं, 2/3 इज इक्वल टू 2/3 और माइनस ई ए 1/RT माइनस ई ए 2/RT और प्लस, तब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस माइनस काट दो दोनों साइड, तो माइनस माइनस काट दोगे तो ये हो जाएगा, आरटी भी कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन ले लिए तो हाँ देखो, सर। तो ये क्या बचेगा, फाइनली लिख रहे हैं यहाँ पे, माइनस भी हटा दिया हम लोग, तो ये इक्वल टू 2/3, माइनस कॉमन ले लिए थे इधर, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये बच गया EA1 प्लस EA2 और माइनस EA3। बस वैल्यू पुट करके देख लो, अब ये क्या है, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है हमको, 2/3 टाइम्स क्या हो जाएगा, EA1 कितना दिया हुआ है 80 है शायद, 180, 180, और EA2 कितना दिया हुआ है 80। 80, और EA3 माइनस कितना है 50। तो बस इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, तो ये आ गया 2/3 टाइम्स 204, 260 माइनस 205, 210, 140 आ रहा है। तो हाँ, तो ये 140 किलो जूल आ जाएगा, आंसर है क्या, हाँ सर, फोर्थ ऑप्शन। हाँ तो फोर्थ हो जाएगा, कोई डाउट देख लो, नहीं सर। बस उसको ए के टर्म में तुमको लाना था, उसके बाद इक्वेट कर देना था। उसके बाद ये ग्राफ वाला जो क्वेश्चन पूछे हो, फॉर एन हाँ सर, एक्सोथर्मिक उसका। केमिकल प्रोसेस, है ना, ऑकरिंग इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप दिया हुआ है इसका, A प्लस बी, ये x, ये स्लो स्टेप है, ये तो बताया आप आज। हाँ तो हो जाएगा ना, हाँ सर। फर्स्ट स्टेप है, कर लेना, इसमें एक्सोथर्मिक दिया हुआ है, तो एक्सोथर्मिक है मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी कम होना चाहिए, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होगा, और बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा ही बनेगा, और इंटरमीडिएट से 2 ट्रांजिशन स्टेट, देख के बताओ जल्दी से कौन सा ग्राफ होना चाहिए, बताओ। एक ही ग्राफ दिख रहा है, ये देखो, ए बी तो होगा नहीं कभी, ए से डी में ही होगा, अब एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में डी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी उस केस में क्या है, ज्यादा है, तो वो सर भी ये नहीं हो हो। सकता, ए और सी में है, ए होगा, ये भी तो तुमको देखना होगा कि कौन सा रिएक्शन स्लो है, कौन सा रिएक्शन फास्ट है, तो फास्ट तो लगा, मतलब ज्यादा होगा कि हाँ तो ट्रांजिशन। फास्ट है मतलब उसका एक्टिवेशन एनर्जी तो कम होगा ना, तभी तो वो आसानी से क्रॉस कर जा रहा है, हाँ सर, तो समझ में थर्ड आया, वाला। स्लो है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी उसका ज्यादा है, तभी तो रेट रेट कम है, हम्म, तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ, सी हो देखो, जाएगा, सी। क्योंकि देखो पहला वाला स्टेप स्लो है, जो एक्स बनने का प्रोसेस है वो स्लो है, तो ऑब्वियसली उसका ट्रांजिशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो वो स्लो स्टेप हो रहा है ना, मतलब रिएक्शन आसानी से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, स्लोली कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एनर्जी बैरियर ज्यादा है, उसको क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वो हो गया, मतलब फर्स्ट वाले केस का ट्रांजिशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, और सेकंड स्टेप फास्ट है मतलब उसका ट्रांजिशन एनर्जी भी क्या है, कम है, कौन सा हो जाएगा, सी। सी हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, नहीं चलो उसके बाद कौन सा पूछा हो, ये फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन विद इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है A1 एंड A2, और इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है T1 एंड T2, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन N इज गिवन बाय, अच्छा ठीक है, तो N जो बताए थे किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N, तो यहाँ पे देखो एक तुम लोग को एक्सप्रेशन बताए थे, T हाफ जो होता है किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हम लोग लिखें, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे पावर n-1 होता है, यस सर। ये nth ऑर्डर के लिए डिराइव करवाए थे ना, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c0 पे पावर n-1, यस तो सर। अब यहाँ, हाँ यहाँ पे हमको पुट कर देना है, अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, T हाफ इक्वल टू k/c0 पे पावर n-1, तो अब यहाँ पे देखो
क्या करना है हमको, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए देखो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट केस में देखो, पहले केस में T1 दिया हुआ है T हाफ, और उसका कंसेंट्रेशन कितना है बताओ तो। A1 A1 है, A1 पे पावर n-1 हो जाएगा, ये फर्स्ट है। तो अब यहाँ पे लॉग के टर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों साइड लॉग ले लेते हैं यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि लॉग के फॉर्म में हमको दिया हुआ है, तो उसी फॉर्म में हमको कन्वर्ट भी करना होगा। तो लॉग दोनों साइड ले लिया, तो ये बन गया log T1, और इधर क्या बन गया बोलो। log के K तो minus कैंसिल आउट ही हो जाएगा, चलो ठीक है, इसको लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, लॉग ले लिए तो log के, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, minus log A1 n-1 माइनस log A1 n-1 n-1 तो आगे ही आ जाएगा। हाँ n-1 आगे आ जाएगा, माइनस लॉग पे पावर n-1, ये बोल रहे हो ना। जैसे वही वाला हम लोग कर रहे हैं, log a बाई बी है तो इसको लिख सकते हैं ना log a माइनस log b, वही कर रहे हो। तो यहाँ पे log k माइनस log क्या आ गया A1 और n-1, तो n-1 को आगे ले आओगे तो ये क्या बन गया log k, और ये माइनस n-1 और log A1। तो ये फर्स्ट केस आ गया। अब सेकंड केस देखो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसी तरह दूसरे वाले को भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, log T2 इज इक्वल टू क्या आ गया log k तो सेम रहेगा ना दोनों केस में, k तो चेंज होगा नहीं। और नहीं माइनस सर, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये n-1 भी सेम रहेगा, nth ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, log A2 और इधर log A2 हो गया। सब्ट्रैक्ट करो दोनों को, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा log log T1 T1 by T2 माइनस T2 है, तो इसको log T1 बाई T2 लिख दिए। log ये तो log कैंसिल आउट हो गया, के कैंसिल आउट हो गया, हम्म, ठीक है। 1 में 2 घटा रहे हैं हम लोग, तो 1 में 2 घटा रहे हैं, तो इधर क्या बच जाएगा बताओ, ये हो गया, माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा ना, सेकंड वाला प्लस हो जाएगा। ये वाला प्लस आ गया, हाँ। तो log A2 और माइनस ये बच गया n-1 log A1 A1, ठीक है। तो यहाँ पे n-1 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, ठीक है, क्या बच गया log A2 by log log A2 by A1 बाई A1। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ n-1 है, अ, अब देखो यहाँ पे हम लोग ये इसको इधर ले आओ, ये वाला मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n-1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं log T1 बाई T2, और बाई क्या लिख सकते हैं log A1 by A2 बाई A1, सॉरी हाँ A2 बाई A1 ना। हाँ A2 A1 हाँ, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस log T1 बाई T2 बाय, ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है अच्छा A2 बाई, फर्स्ट वाला। तो ये हो गया, देख लो हो गया ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा T2 बाई फर्स्ट T1, और फर्स्ट नहीं फर्स्ट कहाँ से होगा, फर्स्ट में T2 बाई T1 है, ये तो T1 बाई T2 आ रहा है ना। अच्छा दोनों में तो वही दिया है। नहीं नहीं थर्ड होगा थर्ड नहीं नहीं थर्ड में दोनों, देखो थर्ड होगा ना, थर्ड होगा सर लॉग बाहर दिया। क्या हाँ थर्ड ही होगा सर। ये मिसप्रिंट है शायद, लॉग तुम्हारा ये, अच्छा एक ऊपर वाले के लिए एक नीचे वाले के लिए, ठीक है, उसको कॉमन भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक्सप्रेशन तुम ध्यान देना, ये T1 बाई T2 है, तो उसी में तो अंतर है, सब में सारा एक ही टाइप का है।
ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आंसर ला के भी गलत मत कर देना, ठीक है। यस। और है कोई डाउट? और तो हो गया डिस्कस। और एक था इधर से 22। कौन सा है 22? ये वाला क्या? फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन energy of activation is EA and enthalpy of reaction is delta H. Both of this minimum value of EA will be, तो ये वाला है ना, हम लोग लिखते हैं। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसके लिए हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू कर लो। तो मतलब देखो, ये डेल्टा एच का वैल्यू बताए थे कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, यही होता है ना। तो अगर मिनिमम पूछा गया तो मिनिमम, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, अच्छा सॉरी, यहाँ पे किसका मिनिमम वैल्यू पूछा गया? फॉर एक्टिवेशन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ई दिया हुआ है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच दिया हुआ है, बोथ इन किलो जूल पर मोल। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ई विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। चलो ठीक है, डेल्टा एच हम लोग जो बोलते हैं, अच्छा एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है तो ग्राफ तुमको यहाँ पे ध्यान देना होगा। ग्राफ कैसे बनाना है बताओ? रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होगा या प्रोडक्ट का एनर्जी? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का सर। प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होगा, तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, ये है ना, ये प्रोडक्ट का एनर्जी और ये। तो अब इसमें कंपेयर कर लो ना, एक्टिवेशन एनर्जी कितना है बताओ तो? ये जो डेल्टा एच होता है ये क्या होता है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ ये रिएक्टेंट। रिएक्टेंट होता है। तो एंडोथर्मिक के केस में बताओ, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट तो हमेशा क्या होगा? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ग्रेटर ही होगा, तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा तुम्हारा। अब एक्टिवेशन, इन्हीं दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं ना हम लोग एंथैल्पी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा एच। ये वाला जो डिफरेंस आएगा यही तो है डेल्टा एच, है ना। हाँ सर। और एक्टिवेशन एनर्जी कौन सा एनर्जी हुआ बताओ? ये वाला हुआ एक्टिवेशन एनर्जी, ये ट्रांजिशन स्टेट हुआ, यहाँ से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी हुआ। तो एंडोथर्मिक के लिए ये है। तब बताओ मिनिमम क्या होना चाहिए? ये एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब मिनिमम केस अगर हम लोग लें तो इक्वल टू 0, लेस देन डेल्टा एच, इक्वल टू डेल्टा एच या मोर देन डेल्टा एच, बताओ तो कंपेयर करके। मोर देन डेल्टा एच लग रहा है। ये अगर ट्रांजिशन स्टेट का हम लोग ये अगर डिस्कस करें डेल्टा, हाँ तो मोर देन ही होगा ना हमेशा, क्योंकि एंडोथर्मिक के केस में तो वो हमेशा ग्रेटर देन ही होगा तुम्हारा। सर एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। देख लो, क्योंकि यहाँ पे बताए थे कि ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी होता है वो तुम्हारे इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से हमेशा ग्रेटर ही होगा। लेस देन तो हो नहीं सकता है कभी। इक्वल टू डेल्टा एच भी नहीं हो सकता है। देखो क्या जल्दी, हाँ सर, वही मोर देन। हाँ क्योंकि देख लो ना यहाँ पे
एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एंडोथर्मिक में तो यही ग्राफ होगा ना। और इसी डिफरेंस को हम लोग डेल्टा एच बोलते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का जो एनर्जी है डेल्टा एच। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जो होगा, ये बताए थे कि इंडिविजुअल रिएक्टेंट स्पीसीज जो है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी हमेशा इन दोनों से तो ग्रेटर ही होगा, इन दोनों से कम कभी नहीं हो सकता है। तो ट्रांजिशन स्टेट का अगर एनर्जी इन दोनों से हमेशा ज्यादा होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ये हमेशा इससे प्रोडक्ट की एनर्जी से भी तो ज्यादा डिफरेंस ही होगा ना, ये हमेशा इसके तो ऊपर ही लाई करेगा। इससे नीचे आ सकता है क्या, या इसके बराबर आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से हमेशा ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी क्या होता है, वो ज्यादा होता है। तो ज्यादा होता है तो इन दोनों से तो ये ऊपर ही लाई करेगा। तो इन दोनों से अगर ऊपर लाई कर रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी ये वाले डिफरेंस से तो हमेशा ग्रेटर ही होगा ना तुम्हारा। समझ में आ रहा है? जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होगा उससे तो हमेशा ऊपर ही लाई करेगा ट्रांजिशन स्टेट वाला। तो अगर ऊपर लाई करेगा तो वो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी जब जोड़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिएक्टेंट से, तो वो तो हमेशा इस डिफरेंस से तो क्या होगा, हमेशा ज्यादा ही होगा ना। तो इसीलिए वो ग्रेटर ही होगा हमेशा। ठीक है, और है कुछ क्या? नहीं सर, और तो नहीं। हो गया ना सारा क्लियर? और कोई डाउट है? बोल दो जल्दी। नहीं सर। चलो, तो हो गया, तो फिर ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। और भी बनाओ क्वेश्चन सब, ठीक है? आज जो बताए हैं उससे पूरा बना लो अब, और जो भी डाउट होता है उसको भेज देना, ऐसे ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तुम लोग का नेक्स्ट वीक से, ठीक है? अतुल सर फिजिकली पढ़ाएंगे? नहीं शायद ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का तुम लोग का स्टार्ट हुआ था ना बीच में, ऑप्टिकल। हाँ हाँ, ऑप्टिकल हुआ था। हाँ, तो वो शायद कंप्लीट करेंगे। वो बीच में ही था ना, या आगे हुआ था क्लास? क्या कुछ बोले सर? बीच में ही रह गया था ना वो, तो हाँ सर, पूरा कंप्लीट तो हुआ नहीं था। नहीं। हाँ ठीक है, तो वो करा देंगे तुम लोग को। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। और भी क्वेश्चंस बनाओ इससे, जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना। ठीक Yes, है, sir. एंड कर रहे हैं। Okay, sir. ठीक।